वॉइस वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा सर। वॉइस क्लियर है? हाँ ऑडिबल। अभी डालिए आप लोग डालिए असम प्रोसेस फॉर, ठीक है, असम प्रोसेस फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम बात करें भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है और आपको पता है कि अभी रिसेंट में चुनाव हुए आपके असम में, और असम में न्यू गवर्नमेंट आपकी बनती है। हेमंत विश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर फिर से बनाया जा रहा है, और इस क्रम में आप देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा। तो असम सरकार इसको पुश कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हमारे संविधान के आर्टिकल, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल संविधान का जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 44 में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी कहते हैं इसको शॉर्ट में, यूसीसी। एंड व्हाट इज यूसीसी अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत क्या होता है ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, बिल इन असेंबली इंस्पायर्ड बाय द उत्तराखंड एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, गुजरात। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो लॉ है, यूसीसी लॉ जो है सर स्टूडेंट याद रखना, इसके पहले आपका यूके उत्तराखंड, और उसके बाद आप देख रहे हैं गुजरात, स्टूडेंट गुजरात, और इनमें दो में आपका लागू हो चुका है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और अब हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम असम में भी यूसीसी को लागू करेंगे। अब ये यूसीसी क्या होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44 देख लीजिएगा, डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं आर्टिकल 44 में कि क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लगता है तो हम उस स्टेट में या उस जगह पर सेम लॉज सब पर इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी रिलीजन है, इधर वो मुस्लिम है या फिर हिंदू है या फिर सिख है, ईसाई है, सब पर एक जैसा नियम कानून लगेगा। दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्टेट अभी रिसेंट में कौन बना था, यूके, फिर बन गया है गुजरात, ये पुष्कर धामी ने किया, और फिर इधर गुजरात भी, और उसके बाद असम में भी अब बिल आ चुका है और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। अब बात आती है असम की। जब आपने असम की बात करी तो वहाँ पे आप जानते हैं बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, और ट्राइबल एरियाज में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खतरा होगा वहाँ पे जो ट्राइबल शेड्यूल्स या जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, क्योंकि उनके आपके अलग क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन होता है, खान पान होता है, वेशभूषा होता है। तो इसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा, तो इस बिल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने में। तो व्हाट इज यूसीसी, सबसे पहले हम लोग व्हाट इज यूसीसी पढ़ेंगे स्टूडेंट, सब लोग नोट कर लीजिएगा कि यूसीसी क्या है। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि यूसीसी क्या है, व्हाट इज यूसीसी, देन आप बताओगे कि यूसीसी मींस वन कॉमन सिविल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम जो सभी सिटीजन्स के लिए सेम आपका लगेगा। कवर्स मैरिज को, डाइवोर्स को, इनहेरिटेंस को, अडॉप्शन को, और लिंक टू द आर्टिकल 44 डीपीएसपी। यही बात हमने करी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 में ये चीजें मेंशन हैं। और देख रहे हैं डाइवोर्स और मैरिज और इनहेरिटेंस और अडॉप्शन को ये क्या करेगा, डील करेगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मान लीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं आरआईएमसी का और आप जाते हैं इंटरव्यू में, या फिर आप सीडीएस या एनडीए क्वालिफाई करते हैं और एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है जो कि आपके मेंस में या फिर आपके एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप क्या सोचते हो यूसीसी से, यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, यूसीसी क्या है, इससे आप क्या समझते हो, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दैट इज अ बर्निंग टॉपिक फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, एंड आल्सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स आल्सो। ये आपका जो सीएपीएफ होना है या आपका एनडीए सीडीएस होना है, यूसीसी न्यूज में रह रहा है तो आर्टिकल 44, यानी आप जानते हैं डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल आप जानते हैं 35 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक रहता है, 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिकॉज आपके यूसीसी न्यूज में चल रहा है, इसलिए। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट सबसे बड़ा जो है आपका, यहाँ पर आप नोट करिएगा जो आपका है, दैट इज द की पॉइंट।
की पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है की रूल्स ऑफ द असम यूसीसी। असम में यूसीसी के क्या की रूल्स है स्टूडेंट, इसको विजुलाइज करिएगा। मैरिज एज मेन की 21 है और आप जानते हैं वुमेन की 18 ईयर्स होती है। आज शादी की एज कितनी होती है, 21 और 18, ठीक। अब ये सब पर इंप्लीमेंट हो जाएगा सेम एज असमिया, बोडो, जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं सबके ऊपर यही नियम कानून लगेगा। तो अब बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि शादियां करते हैं कबीलों में और वो अर्ली शादी कर देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर द मैरिजेस लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको क्या कराना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दैट्स अ मैंडेटरी टू रजिस्टर कराना पड़ेगा कि अगर आप लिव इन में भी रहते हैं तब भी। इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, यानी वुमेन और मेन के, जैसे मान लीजिए पिताजी की मान लीजिए एक पिता है, एक फादर है और इस फादर के 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है। अब इक्वल यानी इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इसके पास 5 बीघा जमीन है और 1 एकड़ में घर है, तो अब ये क्या होगा ना, दोनों में बराबर बटेगा, गर्ल को भी मिलेगा वुमेन को भी मिलेगा। तो वही कह रहा है इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर द मेन एंड वुमेन। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म्स ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, यूनिफॉर्म होंगे इक्वल जो है, अगर वुमेन है या मेन है दोनों को इक्वल यूनिफॉर्म होंगे डाइवोर्स लेने के। शेड्यूल ट्राइब एग्जम्प्टेड, अब याद रखना ये पॉइंट सबसे बड़ी चीज समझ में आनी चाहिए आपको। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको इस रूल से क्या किया गया है, एग्जम्प्टेड किया गया है, बाहर रखा गया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। असम में बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टू एग्जीक्यूट, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है इस लॉ के तहत। यानी यूसीसी में ये लोग नहीं आएंगे, बाकी सारे लोगों के ऊपर यूसीसी लगेगा। जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं उनके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्या लिख नहीं पा रहे हो आप? थोड़ा तेज लिखो, आप समझ नहीं आ पा इतना, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तो यूसीसी आप जानते हो जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जब डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए तो हमने सबसे पहले जो गोवा स्टेट है वहां पर यूसीसी ऑलरेडी लगा हुआ था। पोर्चुगीज ने वहां पे यूसीसी को फॉर्म किया था, यानी पुर्तगाल के द्वारा वहां पे यूसीसी इंप्लीमेंट किया गया था और अभी तक यूसीसी वहां पर चल रहा है। वहां पे एक नियम एक कानून लगता है सभी के ऊपर, चाहे वो किसी कास्ट धर्म रेस किसी से भी आता हो। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक में कोई डाउट? अपन आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या महत्ता है, यूसीसी आखिर क्यों लाया जा रहा है, गवर्नमेंट क्यों इतना तुली है कि यूसीसी आ जाए, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूसीसी? तो फर्स्टली वी शुड नो, यहाँ पे लिखा है देखिए, प्रमोट्स जेंडर जस्टिस, ये जेंडर इक्वलिटी को लेकर के आएगा, यानी इक्वलिटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ये बात याद रखना है, जेंडर इक्वलिटी को। ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी टू पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी आएगी। स्ट्रेंथन्स लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन को दोनों को क्या करेगा, यूनिफॉर्मिटी देगा, लीगल प्रोटेक्शन देगा। इम्प्रूव्स द लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो लीगल ट्रांसपेरेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपने सभी ने याद रखना है कि यहाँ पे लीगल जो है ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, लीगल रूप से आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट करो, सिग्निफिकेंस जरूर नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस आपके एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा। तो डीपीएसपी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इतना ही याद रख ले रहे हो तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत इनफ है बेटा, इट इज इनफ फॉर द वनडे एग्जाम्स इफ यू रिमेंबर दिस, ओके। अगर आप इतना रिमेंबर रखते हैं तब भी आपका काम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हाँ बिल्कुल ठीक है आप सर, अब एकदम सही है सर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जहाँ तक एकदम क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट, अगला जो हमारा होगा ट्रांसपेरेंसी, लिखा है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता आएगी। अब देखो सर यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन,
यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको क्या समझना है, देखो यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको क्या समझना है स्टूडेंट, याद रखना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए या फिर सीएपीएफ के लिए स्टूडेंट्स, या फिर आपके आरआईएमसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देख लो। सबसे पहले इंप्लीकेशंस ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पॉसिबल इन द प्रीलिम्स एंड जीएस2 मेंस, मेंस में भी आएगा क्वेश्चन। फोकस एरिया क्या रहना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पर देख लो, आर्टिकल 44 को फोकस करना है, डीपीएसपी को फोकस करना है, जेंडर जस्टिस को, और फिर पर्सनल जो आपके लॉज हैं उनको, एंड जो आपका फेडरलिज्म है इस पर आपको फोकस करना है। तो ये टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा क्या याद रखना है, देख लो अभी तक यूसीसी गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था, गोवा में, गोवा के बाद आपका लागू हुआ यूके उत्तराखंड में, और फिर गुजरात में, और अब जो है बिल आ चुका है कहां पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम की असेंबली में लाया गया है बाय द किसके द्वारा, हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। तो यहां तक पॉइंट याद रखना है। आर्टिकल 44 में है, इसमें कौन कौन से इश्यूज आएंगे, मैरिज आएगा, डाइवोर्स आएगा, इनहेरिटेंस आएगा, अडॉप्शन आएगा। लेन टू द आर्टिकल 44 डीपीएसपी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ चीजें दी गई हैं। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड, दुनिया में 10 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी कौन है जिनकी वर्थ सबसे ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां, टॉप 10 इंडियन कंपनियां जो कि मार्केट में अपनी कैपेसिटी के अनुसार है टॉप 10, इनके नाम लिख लो, तुम्हारे एग्जाम में पूछ लेगा। रैंक वाइज आप यहाँ पे रैंक लिखो, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखो, यहाँ पे सेक्टर, किस सेक्टर से वो बिलोंग करती है, फिर मार्केट में लाख करोड़ में कितनी उसकी वर्थ है। तो टॉप 10 कंपनियां, पहले की रिलायंस आती है, भारत की रिलायंस कंपनी जो कि एनर्जी के फील्ड में काम करती है, टेलीकॉम में और रिटेल में काम करती है। इसकी वर्थ जो नेट है आप देख रहे हैं, मार्केट वर्थ क्या है इसकी, 19.3 लाख करोड़। तो टॉप 10 में कौन आती है, रिलायंस कंपनी, नोट कर लीजिएगा, ये लिख लो, आएगा एग्जाम में। टॉप 10 कंपनीज ऑन द बेस ऑफ द वर्थ, वेल्थ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज को, टॉप 10 आपकी कंपनीज कौन है इंडिया में। दूसरी देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या लिखी हुई है, भारती टेल, देखिए भारती एयरटेल कितनी है, टेलीकम्युनिकेशन में आती है 11.8 करोड़ का। एचडीएफसी बैंक का जो आता है, देख रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपका 11.7 करोड़ आता है, लाख करोड़, ठीक। फिर आप अगली बैंक देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंकिंग फील्ड में आती है 10 करोड़ के आसपास आती है, 10 लाख करोड़। और आईसीसी बैंक जो है बैंकिंग फाइनेंस में आती है 8.1 लाख करोड़। फिर टीसीएस आती है, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आप टीसीएस याद रखिएगा। आईटी फील्ड में काम करती है, 9.0 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए की बात यहाँ पर होगी, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप आते हैं टीसीएस के बाद बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का आप देखिए, बजाज फाइनेंस की वर्थ क्या है ना, बजाज फाइनेंस क्या काम करती है, देखिए ये आप याद रखेंगे तो आपको ये रहेगा कि भाई ये किस एरिया में काम करती है, ये बात आपको याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला आप देखें बजाज फाइनेंस। फिर लार्सन एंड टब्रो है जो कि इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम करती है। फिर आपका फिर आपका हिंदुस्तान यूनिलेवल जो है वो आपका आप देख पा रहे हैं 5.4। LIC का आप देख पा रहे हैं इंश्योरेंस में 5.1। तो ये कुछ टेंटेटिव थे, टॉप 2 याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम आएंगे स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील कौन कौन सी कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं। तो टॉप 2 जान लो, यहाँ पर टॉप 2 जानने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आप देखो, बवाए जो है आपकी, ये चाइना की कंपनी है, ग्रुप ऑफ बवाए जो चाइना कंपनी है बवावे, तो लिख लीजिएगा, इसका वर्थ रेट सबसे ज्यादा है, 130 मिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस करती है, किसको, आपके स्टील का। फिर है आपका देखिए एयर मित्तल जो आपके हैं, इनका लग्जमबर्ग की कंपनी है और ये बेसिकली मिलियन टन में 65 मिलियन टन। फिर आप देख पा रहे हैं स्टील, चाइना की कंपनी है, मिलियन टन में 55 में। निप्पन स्टील, अच्छा इंडिया की कोई है इसमें, देखिए इंडिया की कौन सी है, इंडिया की एक है टाटा स्टील, 10 नंबर पे आता है, इसको अंडरलाइन करके नोट कर लो। तो टॉप 3 जान लो, लास्ट में 21 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करता है
इंडिया की जो कंपनी है आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो मेन कंपनियां नोट कर लो, आपके एग्जाम में फंस सकता है, RIMC में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बच्चे RIMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एकदम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, तो ये RIMC में क्वेश्चन बन सकता है, स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक, चलो, वैसे निप्पन किसका ओल्ड नेम है बताओ? निप्पन किसका ओल्ड नेम है? अरे जापान का ओल्ड नेम है, जापान का ओल्ड नेम निप्पन है, नोट कर लीजिएगा, आया है एग्जाम में एक बार। यहां तक में कोई डाउट किसी को? नो डाउट ना बेटा? चलो, सभी मत लिखो, मेन में लिख लो, 4 लिख लो ऊपर से और नीचे से लिख लो 10 नंबर वाली इंडिया की, इंडिया वाली जरूर लिख लेना। ठीक है, इंडिया की जरूर लिख लेना। अब देखो ये टॉप 10 वॉर्स इन दी वर्ल्ड, दुनिया में टॉप 10 वॉर है, फिर हम इंडिया के वॉर देखते। ये अभी न्यूज देखा तुम लोगों ने, सूर्यास्त्र की न्यूज देखी? काफी न्यूज में चल रहा है सूर्यास्त्र, पता है, ये काफी न्यूज में चल रहा है, इंडिया ने परचेज करा है। स्टूडेंट याद रखिएगा, सूर्यास्त्र के बारे में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सूर्यास्त्र क्या है? एक प्रकार का, आप देख पा रहे हैं, ये जो सूर्यास्त्र परचेज किया इंडिया ने तो खलबली मच गई दुनिया में। खासकर सूर्यास्त्र है क्या, देखो, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। याद रखिएगा, सूर्यास्त्र को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, करंट अफेयर में बना है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सूर्यास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स नोट कर लो। चलो